एपिसोड 31। इस गर्मजोशी ने न केवल उसे स्वस्थ किया बल्कि उसे अत्यंत सहज भी महसूस कराया। किसी कारण से लिन जुयान के दिल में वास्तव में यह विचार था कि वह फैंग चेन को इसी तरह पकड़े रखे और कभी अलग न हो, लेकिन ये स्पष्ट रूप से असंभव है। हालांकि फैंग चेन उसे जाने देने के लिए थोड़ा अनिच्छुक है। आखिरकार उसे पकड़ना वास्तव में बहुत आरामदायक है, लेकिन लिन जुयान अपनी चोट से उबरने के बाद भी उसे जाने देती है। आखिरकार ऐसा करके उसे मिंग्याओ के लिए थोड़ा दुख हुआ। लिन जुयान भी जाने देने के लिए थोड़ा अनिच्छुक थी, लेकिन एक महिला के रूप में उसके पास अभी भी सबसे बुनियादी आरक्षित था और स्वाभाविक रूप से वह उसका पीछा नहीं करेगी। जाने के बाद वे दोनों थोड़े शर्मिंदा थे और एक दूसरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फैंग चेन ने लिन लॉन्ग और अन्य लोगों के सभी टोकन स्टोरेज बैग एकत्र किए और टोकन अंकों को छांटने के बाद उन्होंने कहा, वे कुल 10,000 अंक बनाते हैं, चलो उन्हें विभाजित करते हैं। नहीं, लिन जुयान ने अपना सिर हिलाया, तुमने इन लोगों को मार डाला और अंक भंडारण बैग स्वाभाविक रूप से तुम्हारा है। उसने फैंग चेन को गहराई से देखा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। फैंग चेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ बहन लिन, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अफसोस की बात है कि इस स्वर्ग में चूसे जाने के बाद चमकदार लौ का काल्पनिक फूल कभी नहीं मिला। अन्यथा वरिष्ठ बहन लिन की ताकत के साथ लिन लॉन्ग जैसे लोग कुछ भी नहीं हैं। चमकीली ज्वाला का काल्पनिक फूल, शायद मुझे पता है कि यह कहाँ है, लिन जुयान ने कहा। फैंग चेन दंग रह गया, बहन लिन, क्या आप उस फूल को पहचानती हैं? चमकदार ज्वाला वाला ये प्रेत पुष्प अदृश्य है तथा इसे पहचानना कठिन है। लिन जुयान ने कहा, जब मैं एक खतरनाक जगह से गुजरा तो मुझे एक गर्माहट महसूस हुई और मेरे शरीर में चोटें भी उस समय बहुत धीमी हो गईं। दुर्भाग्य से उस खतरनाक जगह में 10,000 ज्वाला भूत लुओ चोन की आत्मा बची हुई थी। मेरी वर्तमान ताकत के साथ यह उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है और इसका पता लगाने के लिए प्रवेश करना असंभव है। 10,000 ज्वाला भूत लुओ चोन की अवशेष आत्मा। फैंग चेन का दिल हिल गया। ये गुफा स्वर्ग 10,000 ज्वाला भूत लुओ कीड़ों को अवशोषित करने के बाद खोला गया था। ये बहुत संभावना है कि उन्हें एक ही स्थान पर चूसा जाएगा। चलो वहां चलकर देखते हैं, फैंग चेन ने कहा। अच्छा, लिन जुयान ने सिर हिलाया। यहाँ लाशों को ठिकाने लगाने के बाद दोनों एक अंधेरी जगह पर आ गए। यहाँ चारों ओर रेत और पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ एकदम सन्नाटा है। एक विशाल गहरे गड्ढे में रेत और धुंध भरी हुई थी और समय समय पर दहाड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। क्यों? मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। जब फैंग चेन ने यह आवाज सुनी तो उसे अचानक परिचित सा महसूस हुआ। क्या ये 10,000 ज्वाला भूत लुओ चोन की आवाज नहीं है? लेकिन पहले के जीवन की तुलना में ये बहुत कमजोर है। यही वह स्थान है, लिन जुयान ने कहा। फैंग चेन ने सिर हिलाया और कहा, अंदर जाओ। लिन जुयान ने कुछ चिंता के साथ कहा, 10,000 ज्वाला भूत लुओ चोन शायद जीवित रहते समय कमजोर नहीं था, और भले ही वह एक अवशेष आत्मा में बदल जाए, ये बेहद मजबूत होना चाहिए। क्या ये हमारे लिए जल्दबाजी में प्रवेश करने के लिए बहुत खतरनाक नहीं है? फैंग चेन ने कहा, ये सिर्फ एक बची हुई आत्मा है, इसे गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है तो बस बाहर मेरा इंतजार करें। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा आ जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगी ताकि तुम्हारी देखभाल की जा सके, उसने कहा। फैंग चेन को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वे दोनों एक साथ शाबू में प्रवेश कर गए। उनके प्रवेश ने शीघ्र ही 10,000 ज्वाला भूत लुओ चोन की शेष आत्माओं का ध्यान भी आकर्षित किया। क्यों? मैं तो बिल्कुल अनिच्छुक हूँ। 10,000 ज्वाला भूत लुओ कीट की बची हुई आत्मा की चीख और करीब आती गई, और अगले ही पल एक बहुत बड़ी और अजीब तरह से लंबी कीट छाया उन दोनों के सामने आ गई। उन्हें घेर लो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, वह दहाड़ कर बोला। लिन जुयान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। भले ही यह सिर्फ एक बची हुई आत्मा थी, फिर भी यह एक 7वें स्तर का राक्षस था जिसे वह और अन्य लोग भड़का नहीं सकते थे। अचानक उन दोनों के सामने एक विशाल कीड़े का चेहरा प्रकट हुआ। कीड़े के चेहरे पर अनगिनत जोड़ी आंखें फैंग चेन और लिन जुयान को घूर रही थीं। तुम सब मर जाओगे, वह लगातार दहाड़ता हुआ अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था। फैंग चेन, लिन जुयान का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा, उसकी आंखों में थोड़ा डर था। ये 7वें स्तर का राक्षस है, और भले ही इसमें केवल इसकी आत्मा बची हो, फिर भी यह ऐसी चीज नहीं है जिससे वे लड़ सकें। चिंता मत करो, फैंग चेन ने वान यांगबुई लुओ चोन के बारे में सोचते हुए उसे सांत्वना दी। क्या
तुम तो पहले ही मर चुके हो, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास केवल यादें ही बची हैं? उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं इस तरह मरने को तैयार नहीं हूँ। वान यान गुई लुओचोंग दहाड़ता रहा। फिर वह फैंग चेन की ओर भागना चाहता था। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? फैंग चेन जोर से चिल्लाया और उसके चारों ओर की राक्षसी ऊर्जा तुरंत फट गई। एक छाया धीरे धीरे उसके पीछे दिखाई दी। ये तलवार दानव की प्रतिमूर्ति है। जैसे ही युग के शीर्ष प्राणी की आभा फूटी, 10,000 ज्वाला भूत लुओचोंग की शेष आत्मा कांप उठी और हिलने की हिम्मत नहीं हुई। यह लिन जुयान, जो पहले से ही अपने जीवन के लिए लड़ने की योजना बना रही थी, जब उसने ये दृश्य देखा तो दंग रह गई। 7वें स्तर के इस राक्षस का अवशेष इतना आज्ञाकारी कैसे हो गया? फैंग चेन को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। यद्यपि प्रतिबिंब वास्तविक तलवार दानव की आभा के 1000वें भाग से भी कम है, फिर भी शेष आभा इन अवशिष्ट आत्माओं को, जिनमें कोई स्वतंत्र चेतना नहीं है और केवल अवशिष्ट विचारों का एक अंश है, सहज रूप से भय का अनुभव करा सकती है। इसी कारण उसने आने का साहस किया। चूंकि तुम मर चुके हो, तो फिर दुनिया में अपने अवशेष क्यों छोड़ोगे? अब मैं तुम्हें पुनर्जन्म का बंधन तोड़ने का आदेश देता हूँ, अन्यथा तुम नष्ट हो जाओगे। उसने कहा। वान यान गुई लुओचोंग का शरीर कांप उठा और अनगिनत आंखें भय से भर गईं। हाँ, प्रतिक्रिया देने के बाद ये वास्तव में विलुप्त होने लगा और शून्य में बदल गया। उसके गायब होने के साथ ही आसपास का शोर भी धीरे धीरे कम हो गया। काफी देर के बाद लिन जुयान शांत हुआ और खुद को ये पूछे बिना नहीं रह सका, तुमने ये कैसे किया? फैंग चेन ने हल्के से कहा, ये सिर्फ अफसोस का एक निशान है, ये कुछ भी नहीं है। लिन जुयान को अचानक समझ नहीं आया कि क्या कहना है। क्या ये सिर्फ पछतावे का निशान है? ये 7वें स्तर के राक्षस का अवशेष है। मास्टर दायरे से भी बेहतर। उसने जटिल आंखों से फैंग चेन को देखा। फैंग चेन अब इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसे बेहद अजीब लगा। ये हास्यास्पद है कि उस समय मैंने यहाँ तक कह दिया था कि मैं उस दुनिया से नहीं हूँ और मुझे लगा कि सगाई तोड़ना एक बहुत ही सही निर्णय था। फैंग चेन ने लिन जुयान की जटिल अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया और उसकी आत्मा दानव आंखें चारों ओर खोजने लगी। यह पाया, जब उसने एक अगोचर पत्थर देखा तो फैंग चेन की आंखें चमक उठी और वह तेजी से पत्थर के पास पहुंचा। पत्थर को भी एहसास हुआ कि उसे फैंग चेन घूर रहा था और उसके शरीर का आकार अपने मूल आकार में बदल गया। यह कोई और नहीं बल्कि चमकदार ज्वाला प्रेत फूल था। वह भूमिगत होकर भागना चाहता था, लेकिन फैंग चेन उसे यह मौका देने को तैयार नहीं था। पलक झपकते ही वह उसके पास आया और सीधे उसकी जड़ें पकड़कर ऊपर खींच ली। लियुलियान हुआ ने फैंग चेन को जाने देने के लिए भयंकर लपटें छोड़ते हुए हताश होकर संघर्ष किया, लेकिन ये ज्वाला फैंग चेन को कैसे चोट पहुंचा सकती थी? फैंग चेन ने कुछ ताबीज निकाले और उन्हें पहना दिए, जिससे वह शांत हो गया। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया, वह हल्का सा मुस्कुराया। लिन जुयान भी वहां गया। उसने फैंग चेन के हाथ में चमकते हुए ज्वाला के फूल को देखा और कहा, यही मैंने महसूस किया था। फैंग चेन ने सिर हिलाया। क्या आपने अन्य सामग्री तैयार कर ली है? लिन जुयान ने सिर हिलाया। दुकानदार यान और मास्टर लिन का धन्यवाद, हमने सब कुछ जुटा लिया है। उसने सभी सामग्रियां बाहर निकाल ली और 4थे स्तर की कीमिया भट्टी भी बना ली। फैंग चेन ने एक त्वरित नजर डाली और यह सुनिश्चित करने से पहले कि कोई समस्या नहीं है, कहा, चलो अमृत को परिष्कृत करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। ठीक है, लिन जुयान ने सिर हिलाया। दोनों ने एक एकांत स्थान ढूंढा और आसपास के क्षेत्र की सुरक्षित होने की पुष्टि करने के बाद अमृत शोधन कार्य शुरू कर दिया। आप कितने स्तरों का अभ्यास करना चाहते हैं? लिन जुयान ने उत्सुकता से पूछा। तीसरे स्तर। लिन जुयान की बड़ी पानी भरी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वह अधिक प्यारी और कम ठंडी देवी जैसी लग रही थी। वह जानती थी कि फैंग चेन एक कीमियागर था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह तीसरे स्तर का कीमियागर होगा। मुझे विशाल शेनडोंग क्षेत्र से डर लगता है। फैंग चेन ने कहा कि वह युवा कीमियागरों में दूसरे नंबर पर था और कोई भी उसे पहला कहने की हिम्मत नहीं करता था। वह ये भी समझ गई कि मास्टर तियानलाओ और मास्टर लिन युआन फैंग चेन को इतना महत्व क्यों देते थे। धूपबत्ती जलाने के बाद एक क्रिस्टल साफ आग जैसी लाल गोली भट्टी से बाहर निकली। डैन का काम पूरा हो गया। ठीक है, फैंग चेन ने लिन जुयान को अमृत सौंपते हुए कहा, वास्तव में आपके दाओहॉट का पतन आंतरिक राक्षसों के कारण है। जब तक आप आंतरिक राक्षसों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तब तक दाओहॉट स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाएगा। लिन जुयान ने भारी स्वर में सिर हिलाया। मैं समझ गया।
वह जानती थी कि उसके परिवार के कारण उसके अंदर के राक्षस काम कर रहे थे, लेकिन उसे ये भी दृढ़ विश्वास था कि अब वह इस बाधा को पार कर सकती है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहां मौजूद रहूंगा, याद रखना अपने अंदर के शैतान को कम मत आंकना। फैंग चेन ने फिर कहा। अच्छा। लिन जुया ने अमृत लिया और उसे पी लिया, फिर वह पालथी मारकर बैठ गई और अपनी आंखें बंद कर लीं। अगले ही क्षण उसे अपने आसपास का दृश्य बदलता हुआ महसूस हुआ और वह भ्रम में पड़ गई। तभी एक व्यक्ति उसके सामने आया। जब उसने उस व्यक्ति की शक्ल साफ देखी तो लिन जुयान दंग रह गई। ये लिन परिवार नहीं है। लिन परिवार से कोई भी दिखाई नहीं देता। मेरे सामने केवल एक ही व्यक्ति है और वह है फैंग चेन। आसपास का दृश्य भी बहुत जाना पहचाना था। ये वही पहाड़ी थी जहां वह फैंग चेन से सगाई तोड़ने गई थी। क्या आप फैंग चेन हैं? मास्टर कुन ने पूछा। मैं फैंग चेन हूँ। फैंग चेन ने भी सच्चाई से जवाब दिया। फैंग चेन का जवाब सुनकर मास्टर कुन एक तरफ हट गए। इस समय लिन जुयान की आंखें पहले की तरह ठंडी और अभिमानी थीं। इस समय उसे केवल इतना याद था कि वह सगाई तोड़ने आई थी। वह भूल गई थी कि यह उसके भीतर के राक्षस का भ्रम था। मैं सगाई तोड़ने आई हूँ, उसने कहा। उसके बाद जो हुआ वह बिल्कुल वैसा ही था जैसे उस समय हुआ था। उसने बेरहमी से सगाई तोड़ दी और चली गई। फिर फैंग चेन कदम दर कदम मजबूत होता गया और अतीत की परवाह किए बिना उसकी मदद करता रहा और वह धीरे धीरे उससे प्यार करने लगी। लेकिन जब उसने फैंग चेन से अपने प्यार का इजहार किया तो फैंग चेन जोर से हंसने लगा। हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अतीत की परवाह किए बिना तुम्हारी मदद क्यों की? मैं हर समय तुम्हारे साथ अच्छा क्यों रहा हूँ? यह आज के लिए है। क्या उस दिन तुम बहुत घमंडी नहीं थी? क्या तुम सगाई तोड़ना नहीं चाहती थी? क्या तुम्हें इसका पछतावा है? फैंग चेन उसे अपमानित करता रहा, जिससे वह पूरी तरह से निराश हो गई। चूंकि तुम निर्दयता के मार्ग पर हो, इसलिए तुम प्रेम में भी हो। क्या तुम्हारा मार्ग ऐसा ही है? लिन जुयान के दिमाग में एक आवाज गूंजी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। दरार। भ्रम के बाहर लिन जुयान के ताऊ के दिल में एक और दरार आ गई और उसके शरीर के चारों ओर की बर्फीली हवा और अधिक हिंसक हो गई। फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। आंतरिक दानव का ऊपरी हाथ है और ताऊ का दिल फिर से अस्थिर है। वह क्या कर रही है? उसने लिन जुयान का हाथ पकड़ लिया और ताऊ के दिल को जल्दी टूटने से बचाने के लिए उसके शरीर में शक्ति स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। लिन जुयान को पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा था। इस समय आसपास का दृश्य फिर से बदल गया। एक हरा घर और कमरा दोहरी शादी के निमंत्रण से भरा था। लिन जुयान शादी की पोशाक में बिस्तर पर बैठी थी। इस बार उसने सगाई नहीं तोड़ी और फैंग चेन के साथ रही। आज उनकी शादी का दिन था। इस समय दरवाजा खुला और फैंग चेन लाल पोशाक में अंदर चला गया। वह लिन जुयान के पास आया और उसका लाल घूंघट उठाया। लिन जुयान का रूप आश्चर्यजनक था और उसकी उत्तम पोशाक के साथ वह और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। वह हमेशा की तरह इतनी ठंडी नहीं थी। उसका चेहरा हल्का लाल था और उसकी शर्म ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। मेरी पत्नी, देर हो रही है, सोने का समय हो गया है, फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ। लिन जुयान ने शर्म से सिर हिलाया और उन दोनों ने एक एक करके अपने कपड़े उतार दिए। इंतजार। जब उसने फैंग चेन के नग्न ऊपरी शरीर को देखा तो लिन जुयान को हल्का सिरदर्द महसूस हुआ और उसने विरोध किया। मेरी पत्नी, क्या हुआ? क्या तुम्हें कहीं असहज महसूस हो रहा है? फैंग चेन ने चिंतित होकर कहा। फैंग चेन को अपने बारे में इतना चिंतित देखकर लिन जुयान के दिल में गर्मी महसूस हुई और उसने विरोध करना बंद कर दिया। ये ठीक है, उसने कहा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। उन दोनों ने बिस्तर के पर्दे नीचे खींच दिए और जल्द ही बिस्तर थोड़ा हिल गया। साथ ही लिन जुयान की दर्दनाक कराहें भी सुनाई दी। क्लिक करें। आवाज फिर से गूंजी। चूंकि तुम निर्दयता के मार्ग पर हो, इसलिए तुम्हारी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। लिन जुयान के दाऊ दिल में फिर से दरार दिखाई दी। इसके बाद भी वही हुआ। फैंग चेन हर भ्रम में प्रकट होता और विभिन्न तरीकों से उसके साथ समाप्त होता। और इस बार जब वे फिर से एक साथ थे तो उसके दाऊ पाठ में एक दरार दिखाई दी, जो उसका आंतरिक दानव था। यहाँ तक कि वह खुद भी फैंग चेन के प्रति अपनी भावनाओं को स्पष्ट नहीं कर सकी। हालांकि वह जानती थी कि आंतरिक दानव को हराने के लिए उसे फैंग चेन सहित अपनी सारी भावनाओं को त्यागना होगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। अगर तुम ऐसा करते रहे तो मर जाओगे। क्या तुम इसी तरह निर्दयी तरीके से काम करते हो?
अगर तुम अपनी भावनाओं को भी नहीं छोड़ सकते तो निर्दयी तरीके के बारे में कैसे बात कर सकते हो? आंतरिक दानव की हंसी लगातार जारी रही, जिससे लिन जुयान उत्तेजित हो गया। लिन जुयान एक अंतहीन दलदल में फंसता हुआ प्रतीत हो रहा था और गहरे धंसता जा रहा था। क्या ये हो सकता है कि मैं सचमुच इससे बाहर नहीं निकल पाऊं? वह धीरे धीरे निराशा में डूबती गई और उसे कोई आशा नजर नहीं आई। वह समझ नहीं पा रही थी कि जब वह स्पष्ट रूप से निर्दयी रास्ते पर थी तो वह फैंगचेन को क्यों नहीं छोड़ सकती थी। बाहर आकर फैंगचेन की भौहें और भी गहरी हो गईं। गोली लेने के बाद लिन जुयान न केवल आंतरिक दानव को हराने में विफल रही, बल्कि आंतरिक दानव द्वारा कदम दर कदम पराजित हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि परिवार की आपदा का उस पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा हो? फैंगचेन ने मन ही मन कहा, मैं उसे ऐसे ही नहीं रहने दे सकता, अन्यथा वह मर जाएगी। लेकिन ये लिन जुयान का अपना आंतरिक दानव है, जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, और उसके लिए हस्तक्षेप करना बेकार है। एकमात्र चीज जो वह कर सकता था वह थी लिन जुयान को याद दिलाना, बहन लिन, दाओ हॉट का कोई सटीक उत्तर नहीं है। आप अपने दिल में जो चाहते हैं वह दाओ हॉट है। उसने लिन जुयान तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। उसी समय लिन जुयान पूरी तरह से दलदल में फंस गया था। चारों ओर अंधकार था और प्रकाश का कोई निशान नहीं था। आप अपने हृदय में जो चाहते हैं वह दाओ हृदय है। लिन जुयान का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और अगले ही पल आसपास का दृश्य बदल गया। यह अब दलदल नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड था। आप अपने हृदय में जो चाहते हैं वह दाओ हृदय है। उसने एक और वाक्य सुनाया और इस समय ऐसा लगा कि वह सब समझ गई है। हाँ, किसने कहा कि प्रेम शब्द सर्वव्यापी है, केवल निर्दयी शब्द नहीं। चूंकि मैं अपने दिल में निर्दयी मार्ग के करीब हूं, तो मुझे ये रास्ता क्यों अपनाना चाहिए? तुम निर्दयी रास्ता मत अपनाओ। तुम कौन सा रास्ता अपना सकते हो? आंतरिक दानव फिर से प्रकट हुआ, फैंगचेन के रूप में परिवर्तित हो गया और उपहास करने लगा। लिन जुयान ने भीतर के राक्षस को देखा। नहीं, ये फैंगचेन होना चाहिए। चूंकि मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, इसलिए मैं एकांत का मार्ग अपनाऊंगा। एकांत का रास्ता। मैं दुनिया के सभी जीवित प्राणियों के प्रति निर्दयी हूँ, लेकिन मेरे मन में केवल तुम्हारे लिए भावनाएं हैं। निर्दयता का यही मार्ग है। एक व्यक्ति के लिए अभ्यास करो और एक व्यक्ति के प्रति समर्पित रहो। यह एकांत है। टकराना। उसके चारों ओर का ब्रह्मांड ढह गया और उसके भीतर का दानव दर्द से चीख उठा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चूंकि तुम निर्दयी तरीके से अभ्यास कर रहे हो, तुम्हें चलते रहना चाहिए। सिर्फ बकवास प्यार। तुम अपने ही तरीके से विश्वासघात कर रहे हो। वह दहाड़ा। लिन जुयान शांत दिखे और हल्के से बोले, लोगों में 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं होती हैं, जो उनका स्वभाव है। अगर वे वास्तव में निर्दयी और इच्छाहीन हैं, तो वे अब इंसान नहीं हैं। हर कोई निर्दयी है और कारण और प्रभाव से बच सकता है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि कारण और प्रभाव भी ताओ का अभ्यास करने में एक बाधा है। इससे बचना केवल अस्थायी है। यदि आप इससे बचते रहेंगे, तो आप ताओ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दुनिया में अनगिनत महाशक्तियां एक निश्चित अड़चन तक पहुंचने के बाद नश्वर दुनिया में प्रवेश करेगी, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का अनुभव करेगी और उतार चढ़ाव का अनुभव करेगी। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे अचानक आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और अमर हो सकते हैं। यही वह कारण और प्रभाव है जिससे वे ताओ का अभ्यास करते समय बचते हैं, और इस तरह वे इसे पार कर जाते हैं। धमाका। भीतर का दानव ध्वस्त हो गया। ताओ का हृदय पुनः एकत्रित हो गया और एक चमकदार प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। लिन जुयान ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और पहली चीज जो उसने देखी वह थी फैंगचेन, जो उसके बारे में चिंतित दिख रहा था। बड़ी बहन, क्या हुआ? फैंगचेन ने पूछा। लिन जुयान का चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वह अभी भी आंतरिक राक्षस के अनुभव से बहुत प्रभावित थी। भले ही उसे अपने भीतर के राक्षस को बाहर निकालने में बस थोड़ा सा समय लगा, लेकिन उसे और फैंगचेन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे अपने भीतर के राक्षस में कितनी बार उतार चढ़ाव से गुजरे थे। लेकिन वह जल्दी से अपनी सामान्य शीतलता में लौट आए, फैंगचेन की स्पष्ट आंखों से बचते हुए और सिर हिलाया। धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। फैंगचेन ने राहत की सांस ली, ताकि मेंगयाओ दुखी न हो। क्या तुम मेरा हाथ छोड़ सकते हो? लिन जुयान ने पूछा। फैंगचेन दंग रह गया, फिर उसे याद आया कि वह अभी भी लिन जुयान का हाथ पकड़ रहा था और तुरंत उसे छोड़ दिया। शर्मिंदा होकर कहा, क्षमा करें वरिष्ठ बहन, मुझे आपके ताओ हृदय को स्थिर करने के लिए बस आपका हाथ पकड़ने की जरूरत थी। लिन जुयान ने सिर हिलाया। मैं समझ गया।
ऐसा लगता है कि सीनियर सिस्टर का ताऊ हृदय पूरी तरह से ठीक हो गया है। मुझे चिंता थी कि सीनियर सिस्टर पहले विरोध नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें विशेष रूप से याद दिलाया। अब ऐसा लगता है कि यह थोड़ा अनावश्यक है। फैंग चेन मुस्कुराया। लिन जुयान अवाक थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह फैंग चेन को बताना चाहती थी कि उसके शब्दों के कारण ही उसकी जान बची, लेकिन एक बार जब उसने ऐसा कहा तो यह फैंग चेन को ये बताने के बराबर होगा कि उसके भीतर का दानव उससे संबंधित था। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि अपने भीतर के राक्षसों पर विजय पाने के बाद मैंने प्रेम के जिस मार्ग को पाया है उसे कैसे समझाऊं। मैं फैंग चेन से यह नहीं कह सकता कि अब से मेरा रास्ता केवल तुम्हारे लिए है। आपको ये जानना होगा कि फैंग चेन मेंग याओ की ताओवादी पार्टनर है और कुछ महीने पहले मेरा बेरहमी से तलाक हो गया था। टकराना। इस समय शून्य में एक ध्वनि ने अजीब चुप्पी को तोड़ा। एक लड़के की आवाज सुनाई दी, डिंग डोंग। सभी लोग, पहला स्तर यही समाप्त होता है। जो लोग 2000 अंक तक पहुंच चुके हैं उन्हें अपने स्वयं के अवसरों के बदले में सीधे दूसरे स्तर पर भेज दिया जाएगा। जो लोग 2000 अंक तक नहीं पहुंचे हैं उन्हें सीधे समाप्त कर दिया जाएगा, इसलिए कृपया तैयार रहें। आपके पास 2000 अंक हैं, है ना? फैंग चेन ने पूछा। लिन जुयान ने सिर हिलाया। बस इतना ही काफी है। ठीक है, मिलते हैं दूसरी मंजिल पर। दूसरी मंजिल पर मिलते हैं। प्रकाश के 2 वृत्त प्रकट हुए जिन्होंने फैंग चेन और झाओ शिमाई को ढक लिया। अगले ही क्षण दोनों को दूर भेज दिया गया। जब फैंग चेन को चक्कर से होश आया तो वह पहले से ही एक महल में था। महल बहुत बड़ा था और उसमें एक घड़ी जैसी चीज लटकी हुई थी, लेकिन समय पीछे की ओर चल रहा था और एक चक्कर पूरा करने में ठीक 12 घंटे लगते थे। डिंग डोंग, लड़के की आवाज सुनाई दी। यहाँ हर किसी के पास चुनने के लिए 12 घंटे हैं। जब 12 घंटे पूरे हो जाएंगे तो आपको दूसरी मंजिल पर भेज दिया जाएगा। बेशक, आप समय भी खरीद सकते हैं, 12 घंटे के लिए 10 अंक। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या आप दूसरों की तुलना में दूसरी मंजिल में बाद में प्रवेश करेंगे, चिंता न करें। यहाँ का समय विशेष है। चाहे आप यहाँ कितने भी समय तक रहें, आप दूसरों के साथ ही दूसरी मंजिल में प्रवेश करेंगे। यदि आप समय खरीदना चाहते हैं तो सीधे कह दें, ठीक है, अब सभी के लिए पुरस्कार चुनने का समय आ गया है। जैसे ही आवाज गिरी, महल में कई प्रकाश गेंदें प्रकट हुईं। प्रकाश गेंदों में विभिन्न खजाने थे और सतह पर खजाने का परिचय था। पीले ग्रेड के 7वें स्तर के कौशल, स्वर्ग का चक्र रक्त स्रोत कला, 5000 अंक के लायक। पीले ग्रेड के 5वें स्तर के जादुई हथियार, ग्रीन टेंगलिन भाला, 4700 अंक। पीले ग्रेड 9वीं स्तर के कौशल, माउंटेन पाम कुशिन, 9700 अंक। 5वें स्तर का अमृत, स्वर्ग और पृथ्वी को परिवर्तित करने वाली संवेदना गोली, 12000 अंक। फैंग चेन ने एक एक करके पंक्तियों को देखा और जितना अधिक वह पीछे देखता उतना ही अधिक उत्साहित होता। जुबान स्तर से ऊपर सभी प्रकार के कौशल, मानसिक कौशल और जादुई हथियार हैं। ये चीजें शेनडोंग क्षेत्र में शीर्ष खजाने हैं। दुर्भाग्य से उन्हें पाने के लिए आपके पास 50,000 अंक होने चाहिए। उसकी आंखें और अधिक ज्वलंत हो गईं और जब उसने अंत में पृथ्वी और स्वर्ग को समतल देखा तो उसकी लार टपकने लगी। लेकिन अपने मात्र 40,000 अंकों को देखकर फैंग चेन ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, चलो देखते हैं कि मैं क्या खरीद सकता हूँ। वह 40,000 अंक के भीतर क्षेत्र में लौट आया। पीला स्तर 9, जुवानटियन दानव तलवार, 37,000 अंक। फैंग चेन ने इसके बारे में सोचा और अपना सिर थोड़ा हिलाया। पिछली बार छोटे टॉवर द्वारा उत्सर्जित राक्षसी ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद भक्षण करने वाली दानव तलवार पीले स्तर 6 की प्रवृत्ति पर बेहोश थी, इसलिए इसे विशेष रूप से बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह टहलता रहा। चित्र में जी शब्द का दाव पाठ साकार किया जा सकता है। जी शब्द के दाव पाठ को साकार करने की 30% संभावना है। इसे 5000 अंकों के बदले में बदला जा सकता है। फैंग चेन की आंखें चमक उठी। जी शब्द का दाव पाठ भागने की गति और शरीर की गति को बढ़ा सकता है। भविष्य में जब आप एक मजबूत भागने का सामना करते हैं तो आप तेजी से बच भी सकते हैं। हालांकि केवल 30% संभावना है, ये दूसरों के लिए है। मेरे पास स्वर्गीय दाव दानव हड्डी है जो कम से कम 40% से 50% तक की संभावना बढ़ा सकती है। सभी प्रकार की चीजों का अनुभव करने के बाद फैंग चेन को एक सच्चाई समझ में आई। जीवित रहने की दर युद्ध प्रभावशीलता से अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार केवल जीवित रहने से ही आप मजबूत बन सकते हैं और भागने की गति ही जीवित रहने की कुंजी है।
मैं इसे खरीदा। फैंग चेन ने सीधे इसे 5000 अंकों के लिए एक्सचेंज किया, इसे स्टोरेज बैग में डाल दिया और अन्य चीजों को देखना जारी रखा। विकास जादू हथियार उन्नयन पत्थर 1000 अंक खरीदे जा सकते हैं। फैंग चेन का मन हिल गया। दानव शील्ड एक विकास जादू हथियार है, लेकिन जब से उसे यह मिला है वह इसे अपग्रेड करने के लिए संसाधन नहीं ढूंढ पाया है। यह अपग्रेड स्टोन बिल्कुल सही है, मुझे 5 चाहिए, फैंग चेन ने कहा। एक पत्थर निश्चित रूप से उसे सुधारने के लिए पर्याप्त नहीं है। 5000 अंकों वाले 5 पत्थर अभी भी उसकी सहनशीलता के भीतर हैं। फैंग चेन के हाथ में 5 अपग्रेड पत्थर आ गए। उसने दानव शील्ड को बुलाया और सभी 5 अपग्रेड पत्थरों को फेंक दिया। दानव ढाल आध्यात्मिक थी और अपग्रेड पत्थरों में ऊर्जा को महसूस कर सकती थी, जो उसके लिए बहुत फायदेमंद थी। इसने एक पल में 5 अपग्रेड पत्थरों को निगल लिया। निगलने के बाद यह एक तरफ तैर गया और परिष्कृत होने लगा। फैंग चेन ने देखना जारी रखा और जल्द ही वह एक जगह पर रुक गया। स्तर 5 3 वृद्धि की गोली, धारणा बोनस, साधना बोनस, शरीर शोधन बोनस, 10,000 अंक। उसने अपने दिल में सोचा, मैंने हाल ही में बहुत तेजी से सुधार किया है और मैं अपने साधना क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इस गोली पर भरोसा कर सकता हूँ। और इस गोली के साथ मैं अपनी सफलता दर बढ़ा सकता हूँ जब मैं जी शब्द के दाव पाठ को समझता हूँ और बाद में आरेख को समझता हूँ। ये सोचते हुए फैंग चेन ने संकोच नहीं किया और सीधे इस गोली को चुना। इसे खरीदने के बाद भी उनके पास 20,000 से अधिक अंक बचे थे। वह टहलता रहा और जल्द ही एक हल्की गेंद के सामने रुक गया, जिसमें एक पुआल का आदमी रखा हुआ था। सरोगेट गुड़िया ग्रैंडमास्टर दायरे सहित किसी भी साधक के घातक प्रहार को रोक सकती है। 20,000 अंक, यह आपकी जान बचाने के लिए एक अच्छी बात है। यही है। फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सरोगेट गुड़िया को चुना। यह उसके लिए एक अतिरिक्त पुनरुत्थान कवच के बराबर है। 20,000 अंक वास्तव में इसके लायक हैं। सरोगेट गुड़िया खरीदने के बाद केवल 5,200 अंक बचे। कुछ देर सोचने के बाद अंततः उन्होंने ताओवादी शक्ति ग्रंथ का एक चित्र चुना। इस ताओवादी पाठ को तलवार दानव शरीर और ड्रैगन हाथी कला के साथ संयोजित करने पर उसकी शक्ति एक भयानक स्तर तक पहुंच जाएगी। केवल 200 अंक बचे होने पर फैंग चेन ने बिना किसी हिचकिचाहट के चिल्लाकर कहा, मुझे 20 दिनों का अभ्यास समय चाहिए। डिंग डोंग, लेन देन सफल हो गया। शेष 200 बिंदु गायब हो गए तथा आकाश में घड़ी चलना बंद हो गई। ये देखकर फैंग चेन जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और 2 ताओवादी पाठ चित्रों को अपने सामने रख दिया। अपनी स्थिति को सर्वोत्तम स्थिति में लाने के बाद फैंग चेन ने गंदी हवा की सांस छोड़ी। आए शुरू करें। सेंसेग दान लेने के बाद उन्होंने शब्द जी का दाओवन बोध आरेख उठाया और 20 दिनों तक अभ्यास करना शुरू किया। तलवार दानव शरीर की मदद से फैंग चेन ने सेंसेग दान के सभी औषधीय प्रभावों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। तुरंत ही उसकी धारणा एक भयानक स्तर पर पहुंच गई। जब उसे धारणा आरेख मिला तो उसे कुछ समझ आ गई और महान दाव की आभा ने उसे घेर लिया। पहले दिन ही उसकी पीठ पर एक दाववन दिखाई दिया। ये शब्द था जी। तीसरा दिन, इसके पीछे एक और शब्द आता है। ये शब्द है बल। केवल 3 दिनों में सेंसेग दान और स्वर्गीय दाव दानव हड्डी की मदद से उन्होंने 2 दाववेन का एहसास किया। लेकिन उनका अभ्यास यहीं समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने चीगोन का अभ्यास भी शुरू कर दिया। सबसे पहले ड्रैगन हाथी तकनीक आई। तलवार दानव शरीर और 3 वृद्धि गोलियों के साथ फैंग चेन जल्दी से दूसरे स्तर पर पहुंच गया। एक और तेज जादुई तलवार तकनीक 8वें स्तर तक तोड़ने। उसके बाद फैंग चेन ने सीधे तलवार दानव के खून की 50 बूंदों को परिष्कृत किया और उन्हें आत्मा दानव नेत्र को दे दिया। आत्मा दानव नेत्र फैंग चेन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, न केवल एक हमले की विधि के रूप में बल्कि एक पता लगाने की विधि के रूप में भी। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके शत्रु भी शक्तिशाली होते जाते हैं। यदि आत्मा आकाश की राक्षसी आंख में सुधार नहीं किया गया है तो उसकी ताकत को बहुत कम कहा जा सकता है। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक है, लेकिन फैंग चेन ने कभी कोई दर्द नहीं सहा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी नहीं डरता। जब घड़ी फिर घूमी और 20 दिन पूरे हो गए तो फैंग चेन की आभा हिल गई, मानो उसकी आंखों के दोनों ओर लाल जादुई लपटें तैर रही हों। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक ठंडी लाल रोशनी चमक उठी। लाल पुतलियों में 2 प्रभामंडल हैं। तलवार दानव के खून की 50 बूंदें पीने के बाद उसकी आत्मा स्वर्ग दानव आंख फिर से आगे बढ़ी। दूसरे स्तर पर पहुंचे। अब आत्मा आकाश दानव नेत्र आसानी से 200 मील दूर तक देख सकता है,
और 50 मील के भीतर किसी भी असामान्यता का पता लगा सकता है। ये पहले से ही चौंकाने वाला है, ये देखते हुए कि 200 मील उत्तर झोंगयुआन क्षेत्र में आध्यात्मिक चेतना की पहचान की सीमा है। इसके अलावा सोल स्काई डेमन आई का भेदक हमला भी अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है, और यह हमलों की एक श्रृंखला को भी जागृत करता है। अब केवल एक व्यक्ति हर बार हमला नहीं कर सकता है। फैंग चेन इस सुधार से बहुत संतुष्ट थे। इस समय उसे अचानक अपनी आभा बेचैन महसूस हुई। वास्तविक क्षेत्र में सफलता के कुछ हल्के संकेत हैं। फैंग चेन चौंक गया। ऐसा लगता है कि 3 वृद्धि गोलियों के अवशोषण ने न केवल मेरे क्षेत्र को मजबूत किया है, बल्कि इसे सीधे अतिप्रवाहित कर दिया है, उस बिंदु तक पहुंच गया है जहां मुझे तोड़ना होगा। ये सोचकर फैंग चेन ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अभ्यास करना शुरू कर दिया। सिर्फ एक धूपबत्ती में ही उसकी आभा बढ़ गई। सफलतापूर्वक ज्यानटियन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंच गया। इससे पहले कि वह कुछ आश्चर्यचकित हो पाता, छोटे टॉवर में कंपन हुआ और 9वीं मंजिल खुल गई। फैंग चेन चौंका, यह इतनी जल्दी फिर से चालू हो गया। लेकिन मेरी ताकत अब वास्तव में पहले की तुलना में बहुत मजबूत है, इसलिए इसे फिर से चालू करना सामान्य है। वह सीधे 9वीं मंजिल में प्रवेश कर गया। मुझे नहीं पता कि इस बार क्या होगा। पिछली बार दायां हाथ था, इस बार बायां हाथ नहीं होगा। उत्सुकता से उसने लकड़ी का बक्सा खोला। तलवार दानव के रक्त की 108 बूंदें उसके शरीर में प्रवेश कर गईं और उसके दानतीयन में जमा हो गईं। इसके अलावा अंदर एक छोटी नाव भी है। ये देखकर कि यह रक्त हड्डी वाला पैर नहीं था, फैंग चेन थोड़ा निराश हुआ। लेकिन यह नाव 9वीं मंजिल पर मौजूद हो सकती है, इसलिए यह असाधारण ही होगी। उसने नाव बाहर निकाली और तुरंत ही उसकी जानकारी उसके दिमाग में आ गई। एक प्रथम स्तरीय छोटी लकड़ी की नाव औसत गति साधारण झोंगयुआन क्षेत्र के मध्य से देर के चरण की खेती की गति तक पहुंच सकती है, और पूर्ण विस्फोट दाव दाव क्षेत्र के प्रारंभिक चरण की गति तक पहुंच सकता है। इसमें अदृश्यता, पता लगाने, स्वायत्त मुद्रा और रक्षात्मक ढाल के कार्य हैं। फैंग चेन अजीब लग रहा था। अगर बस इतना ही था तो क्या ये 9वीं मंजिल के नाम के लिए थोड़ा योग्य नहीं होगा? लेकिन अंतिम जानकारी से फैंग चेन की आंखें चमक उठीं। प्रतिभा 3 छोटी लकड़ी की नावों में तब्दील किया जा सकता है, और ग्रैंडमास्टर दायरे असली और नकली में अंतर नहीं कर सकते। ये काफी दिलचस्प है, और चूंकि इसे प्रथम स्तरीय छोटी लकड़ी की नाव कहा जाता है, इसका मतलब है कि इसे उन्नत किया जा सकता है, और इसे विकास प्रकार के जादुई हथियार के रूप में माना जा सकता है। उसने छोटी लकड़ी की नाव को एक तरफ रख दिया और छोटे टॉवर से बाहर निकल गया। इस समय एक अवशिष्ट छवि अचानक फैंग चेन के सामने प्रकट हुई। उसके चारों ओर चक्कर लगा रही थी। ये दानव ढाल थी। क्या तुमने इसे आत्मसात कर लिया है? फैंग चेन ने दानव ढाल पकड़ ली और थोड़ा खुश हुआ। पीले ग्रेड का 9वां स्तर, रहस्यमय ग्रेड में प्रवेश करने से केवल एक कदम दूर। उसने दानव शील्ड को सक्रिय किया। ये सामान्य से कहीं अधिक सहज महसूस हुआ, और गति और रक्षा कई गुना मजबूत थी। ऐसा लगता है कि ये अंक व्यर्थ नहीं गए। फैंग चेन ने हल्का सा मुस्कुराया, दानव ढाल के साथ खेला और उसे दूर रख दिया। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि समय खत्म हो गया है। डिंग डोंग, लड़के की आवाज फिर से गूंजी, समय समाप्त हो गया है। सब लोग, दूसरी मंजिल गुफा स्वर्ग धन्य भूमि में अवसर का अंतिम स्थान होगा। ये सुनकर सभी लोग उत्साहित हो गए। पहली मंजिल पर इतने सारे अवसर हैं, तो दूसरी मंजिल पर भी अधिक अवसर होंगे। लेकिन लड़के की बातों ने सबको हैरान कर दिया। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता सकता हूं कि दूसरी मंजिल पर केवल एक ही अवसर है, लड़के ने रहस्यमय ढंग से कहा। केवल एक? इतने कम, इतना कटौती योग्य? केवल एक ही बचा है, इसलिए यह एक खजाना होना चाहिए। जल्द ही कई लोगों को यह अंदाजा हो गया कि यह अवसर आसान नहीं था। केवल एक, तो यह मेरा ही होगा। मेंग फैंग चेन के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, आत्मविश्वास से भरे हुए। और उसके पीछे 8 दाव ग्रंथ चमक रहे हैं। ये वह अवसर है जो उसे इस बार धन्य भूमि में मिला है। वैसे वहां फैंग चेन भी है। ये सोचते हुए कि यह एक महान व्यक्ति द्वारा फैंग चेन के लिए खोली गई एक धन्य भूमि है, मेंग फैंग चेन ने व्यंग्य किया। मुझे नहीं पता कि वह महान व्यक्ति क्या सोच रहा है। वास्तव में एक कायर और बर्बाद व्यक्ति के लिए एक धन्य भूमि खोल दी है। लेकिन यह अच्छा है, ये सब मेरे लिए सस्ता है। दूसरी ओर लुओ शियू भी बहुत गर्वित था, और उसके पीछे 3 दाव ग्रंथ चमक रहे थे। हाँ, बाहर निकलने के बाद मैं झोंगयुआन क्षेत्र में प्रवेश कर सकता हूँ। एक मुख्य शिष्य बनो, जिउझोउ सम्मेलन में भाग लो। यह अफसोस की बात है कि मुझे वह कमीना फैंग चेन नहीं मिला, और मैं 3 शीर्ष गुरुओं का गुप्त शिष्य नहीं बन सका।
लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक कमीना जो दिखने की भी हिम्मत नहीं करता, वह मेरी नज़र में नहीं है। फैंग चेन पर कई लोगों की नज़र है, जिनमें ही परिवार के जन्मजात स्वामी क्यानले इंशा के तियानमेंग आदि शामिल हैं। कुछ लोगों के मन में द्वेष है, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग फैंग चेन को मारना चाहते हैं ताकि वे उससे लाभ उठा सकें और इस स्वर्ग में अधिक अवसर प्राप्त कर सकें। अब सवाल यह है कि किस महान व्यक्ति ने इसे खास तौर पर फैंग चेन के लिए खोला, तो क्या हुआ? जो इसे प्राप्त करेगा उसे यह मिल जाएगा, और फैंग चेन ने इसे कभी दिल पर नहीं लिया। उसके लिए यह एक अवसर था, और जो इसे प्राप्त करेगा वह इसे प्राप्त करेगा। इस समय लड़के ने बोलना समाप्त किया। अचानक आकाश से प्रकाश की एक किरण गिरी और फैंग चेन को घेर लिया। अगले ही क्षण उसे दूर भेज दिया गया। न केवल उसने, बल्कि अन्य सभी ने भी ऐसा ही किया। जब फैंग चेन को चक्कर से राहत मिली, तो उसने पाया कि उसे दूसरे विशाल वर्ग में भेज दिया गया था। लेकिन वह यहाँ अकेले नहीं थे, वहाँ 9 अन्य लोग भी थे। वे सभी एक दूसरे की ओर असमंजस और घबराहट से देखने लगे। भाई लान, यह आप हैं? भाई मिंगजियाओ, दाओ लाए। 10 लोगों में से 7 लोग एक दूसरे को जानते थे, और उन्होंने तुरंत एक दूसरे को मुस्कुराकर बधाई दी। केवल 3 लोग, जिनमें फैंग चेन भी शामिल था, एक दूसरे को नहीं जानते थे। जूनियर बहन निंग यंग, हम फिर मिलेंगे। तीनों में से लंबे और पतले युवक ने हरे रंग की स्कर्ट वाली लड़की को देखा, और उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं, और वह भी उसका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ा। हरे रंग की स्कर्ट वाली लड़की ने भी लंबे और पतले युवक को पहचान लिया। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया, और वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, ये बहुत अच्छा है वरिष्ठ भाई मुनियान, मैं आपके यहाँ होने से राहत महसूस करती हूँ। ये देखा जा सकता है कि निंगियन को अपने वरिष्ठ भाई मुनियान पर बहुत अच्छी छाप है। जूनियर बहन, चिंता मत करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा, मुनियान ने वादा किया। हाँ, निंगियन ने भारी स्वर में सिर हिलाया। ये देखकर फैंग चेन ने मन ही मन आह भरी, ऐसा लगता है कि वह अकेला भेड़िया है। डिंग डोंग, लड़के की आवाज गूंजी। सब लोग शुरू करने से पहले एक छोटा सा खेल खेलते हैं। 10 लोगों का प्रत्येक समूह संक्रमण के क्रम को तय करता है। टिप: संक्रमण के क्रम में जोखिम है। संक्रमण जितना तेज होगा उतना ही सुरक्षित होगा। ये शब्द निकलते ही निंगियंग और मुनियान के चेहरे एकदम बदल गए। ये 7 लोग मिलकर पहले तीनों से निपटेंगे ही। आखिर मरे हुओं को फैसला लेने और विरोध करने की जरूरत ही नहीं है। 7 लोगों को भी यह सत्य तुरंत समझ में आ गया, और उनकी नजरें तुरंत फैंग चेन और अन्य 2 पर टिक गईं। साथ ही ताओवादियों, आइए पहले इन तीनों से निपटे, और फिर हम क्रम तय करेंगे। भाई लांग नाम के बलवान व्यक्ति ने कहा। उन्होंने फैंग चेन को सीधे मारने की योजना बनाई, और अंतिम 3 को भी नहीं। भाई लांग की बात सुनो, अन्य 6 लोगों को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन भविष्य में जो भी सबसे पहले होगा, वह इन 3 बाहरी लोगों को पहले खत्म कर देगा। भाई लॉन्ग ने निंगियन को घूर कर देखा और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। भाइयों, वह लड़की वाकई बहुत सुंदर है। क्यों न हम पहले उसे पकड़ लें और दूसरी मंजिल पर जाने से पहले कुछ मौज मस्ती कर लें। उसने कामुक मुस्कान के साथ कहा। हे, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैंने किसी महिला को नहीं छुआ है, इसलिए मैं बस अपनी लालसा को संतुष्ट करना चाहता हूँ। पहले भाई लॉन्ग को आने दो, फिर मेरी बारी होगी। निंगियन तब घबरा गई जब उसने देखा कि अनगिनत नंगी आंखें उसे घूर रही हैं। वह मुनियान के पीछे छिप गई और कांपते हुए बोली, वरिष्ठ भाई मुझे बचाओ। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मुनियान ने सांत्वना दी। हाँ, ये सुनकर उसे राहत महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल मुनियान ने अचानक उसके पेट पर थप्पड़ मारा, और सभी एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सील कर दिया। वरिष्ठ भाई म्यूनिंग का चेहरा अविश्वास से भरा था। वरिष्ठ बहन निंग, मुझे खेद है, मुनियान ने हल्के से कहा। तब प्लॉप, सीधे घुटने पर बैठ जाओ। वह भाई लॉन्ग और अन्य 7 आदमियों के सामने झुकती रही और बोली, मालिकों, मैंने इस महिला को जीवित पकड़ने में आपकी मदद की है, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं 8वीं होऊंगी, मैं बहुत आज्ञाकारी रहूंगी। निंगियन ने मुनियान को अपनी आंखें चौड़ी करके देखा, अविश्वास से निराशा और फिर घृणा में। मुनियान, मैं लंबे समय से आपकी प्रशंसा करती रही हूँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे व्यक्ति होंगे। मुनियान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। निंगियन, मुझे दोष मत दो, मैं केवल जीवित रहने के लिए ऐसा कर सकता हूँ। चूंकि तुम मुझे पसंद करते हो, तो मेरे लिए खुद को बलिदान कर दो। हो सकता है कि अगर तुम इन बड़े भाइयों की अच्छी तरह से सेवा करो, तो वे तुम्हारी जान बख्श देंगे।
निंगियन का चेहरा निराशा से भरा था। मैं मरना पसंद करूंगी। दुर्भाग्यवश अब आप मर नहीं सकते। म्यूनियान को इसकी परवाह नहीं थी। उसने निंगियन जैसी अनगिनत महिलाओं के साथ काम किया था, इसलिए किसी एक की बलि देना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, भाई लॉन्ग और बाकी लोगों को उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना आज्ञाकारी कुत्ता होगा। उन्होंने संतोष से सिर हिलाया। तुम बहुत अच्छे हो। इस मामले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। एक अच्छा कुत्ता बनो और मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा। धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। म्यूनियान बहुत खुश था। जब तक वह जीवित रह सकता था, यह अपमान कुछ भी नहीं था। फैंग चेन ने यह दृश्य देखकर धीरे से आह भरी। वास्तव में जीवित रहने के लिए अपनी गरिमा को त्यागना म्यूनियान के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन उसने अपने जीवन के बदले में उस व्यक्ति के जीवन का उपयोग किया जो उससे प्रेम करता था, इसलिए वह दूसरे व्यक्ति को कमोबेश नीची दृष्टि से देखता था। इस समय भाई लॉन्ग ने भी फैंग चेन को देखा। ऐसा लग रहा था कि वह बिना किसी डर के कोई नाटक देख रहा है, लेकिन अचानक उसका चेहरा उदास हो गया। बेटा, तुम भी घुटने टेककर कुछ बार भौंको। अगर तुम कुत्ते के भौंकने की नकल कर सको तो मैं तुम्हारी जान भी बख्श सकता हूँ, भाई लॉन्ग ने कहा। फैंग चेन ने फिर भाई लॉन्ग पर नजर डाली और शांति से कहा, आप चाहते हैं कि मैं कुत्ते की तरह भौंकना सीखूं? बकवास। ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें भी जीने का मौका दूंगा। जब तक तुम सब कुत्ते की तरह भौंकना सीख जाओगे, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, उसने शांति से कहा। उसी समय ज़ियानटियन क्षेत्र के 7वें स्तर की आभा धीरे धीरे उत्सर्जित हुई। जैसे ही ये शब्द निकले, भाई लॉन्ग और अन्य लोग तुरंत हंस पड़े। क्या ये बच्चा बहुत डरा हुआ नहीं है? वह जन्मजात क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर है, लेकिन वह इतने बड़े शब्द कहने की हिम्मत करता है। मैं हंसते हंसते मर रहा हूँ। भाई लॉन्ग और अन्य लोगों ने फैंग चेन को ऐसे देखा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रहा हो। म्यूनियान की आंखें चमक उठी। ये दिखावा करने का एक बढ़िया अवसर था। उन्होंने कहा, भाइयों, मुझे इस अज्ञानी बच्चे को सबक सिखाना है। भाई लॉन्ग ने गर्व से सिर हिलाया। ठीक है, उसे और अधिक यातना दो, उसे इतनी आसानी से मरने मत दो। मैं समझता हूँ। म्यूनियान ने बार बार सिर हिलाया, फिर तिरस्कार भरी नजरों से फैंग चेन की ओर चली गई। बेटा, मुझे दोष मत दो। हम तीनों में से केवल एक ही जीवित है, और वह केवल मैं ही हूँ। फैंग चेन ने उसकी ओर दया से देखा। तुम बहुत दयनीय हो। म्यूनियान ने व्यंग्य किया। दयनीय नहीं, केवल जीवित रहना ही कठोर सत्य है। वह दहाड़ा, अपने हाथ से तलवार निकाली और फैंग चेन को मार डाला। मरना। उसने पहले फैंग चेन की नसें काटने की योजना बनाई, फिर भाई लॉन्ग और दूसरों को खुश करने के लिए उसे धीरे धीरे प्रताड़ित करना। फैंग चेन का लक्ष्य ठंडा था और उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, अपने हाथ से तलवार पकड़ने का इरादा किया। म्यूनियान दंग रह गया और फिर तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। क्या तुम अपने हाथ से मेरी तलवार पकड़ना चाहते हो? तुम वास्तव में मौत की तलाश में हो। उसे पूरा विश्वास था कि जैसे ही फैंग चेन उसका हाथ पकड़ेगा, वह उसके हाथ को कई टुकड़ों में काट देगा। टकराना। फैंग चेन ने सीधे तलवार पकड़ ली। ये देखकर म्यूनियान ने तलवार लहराए और उसके हाथ को टुकड़ों में काट दिया। हालांकि उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह इसे बिल्कुल भी नहीं घुमा सकता था। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे यकीन नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो असंभव हैं, फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा, और अपने हाथ के जोर से उसने तलवार को सीधा मोड़ा और म्यूनियान के गले की ओर बढ़ा। गति इतनी तेज थी, म्यूनियान बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। स्विश। तलवार की नोक सीधे म्यूनियान के गले में जा लगी। डॉट। उसने अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था और वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका। अंत में उसके चेहरे पर निराशा के भाव थे और वह वहीं मर गया। मौन। भाई लॉन्ग और अन्य लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह ऐसा दृश्य होगा। उसने अपनी शारीरिक शक्ति से 8वें स्तर के एक ज़ियानटियन को मार डाला। उसके सामने खड़ा लड़का उतना मूर्ख नहीं लग रहा था जितना उसने सोचा था। चलो साथ चलते हैं, उसे मार डालो। भाई लॉन्ग की आंखों में हत्या की नीयत चमक उठी। चूंकि यह व्यक्ति इतना शक्तिशाली है, तो चलो इसे एक साथ मार डालें। वे बस इस पर विश्वास नहीं करते। वे सभी 8वें और 9वें स्तर के ज़ियानटियन हैं और एक लड़के को नहीं मार सकते हैं। फैंग चेन उदासीन दिख रहा था और उसके हाथ में दानव भक्षण तलवार दिखाई दी। ठीक है, आत्मा आकाश दानव नेत्र का प्रयास करें। भाई लॉन्ग और अन्य लोग जल्दी से पास आ गए। जब वे फैंग चेन से लगभग 3 फीट दूर थे,
तो फैंग चेन की आंखों में खून जैसी लाल रोशनी चमक उठी। आह! भाई लॉन्ग और बाकी 7 लोगों को अचानक सिर में तेज दर्द महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे अनगिनत सुइयां उनके दिमाग में चुभ रही हों। जब वे होश में आए तो उन्होंने देखा कि फैंग चेन पहले से ही उनके सामने था। तलवार गिर गई, 7 सिर उड़कर नीचे लुढ़क गए और खून बह निकला, लेकिन फैंग चेन को बिल्कुल भी नहीं छुआ। निंगयंग के नाजुक चेहरे की विशेषताएं बढ़ती जा रही थीं और उसकी नम आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। एक व्यक्ति द्वारा 8वीं और 9वीं स्तर के साथ जियानिटियन को आसानी से मार दिया गया। ऐसा करने के लिए किसी को कितना शक्तिशाली होना चाहिए। फैंग चेन ने सभी 8 लोगों के भंडारण बैग एक साथ रखे और अपने लिए उपयोगी चीजें निकालने के बाद उन्हें लापरवाही से एक तरफ फेंक दिया। ये सब करने के बाद उसकी नज़र निंगयंग पर पड़ी। फैंग चेन को अपनी ओर देखते देख निंगयंग कांप उठी और विनती करने लगी, मत करो, मुझे मत मारो। फैंग चेन ने कुछ नहीं कहा, एक उंगली से इशारा किया और निंगयंग के शरीर पर लगी सील तोड़ दी। निंगयंग ने सोचा कि वह मर चुकी है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मौत के आने का इंतजार करने लगी, लेकिन वह जिस चीज का इंतजार कर रही थी वह थी मुहर खुलने का। इससे वह थोड़ा घबरा गई और जल्द ही उसे एहसास हो गया कि फैंग चेन का उसे मारने का इरादा नहीं था। उसने धन्यवाद दिया, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद मेरे उपकारकर्ता। मैं निंगयंग हूँ, बाइक्सियांग संप्रदाय की एक शिष्या हूँ और मैं भविष्य में आपका यह उपकार चुकाऊंगी। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, फैंग चेन ने उसे बीच में रोक दिया। बस करो, इसे दिल पर मत लो। अब मैं सबसे पहले टेलीपोर्ट हो जाऊंगा, क्या ये ठीक है? उसने हल्के से कहा। बेशक ये कोई समस्या नहीं है, निंगयंग ने तुरंत कहा। जैसे ही यह कहा गया, फैंग चेन के सिर के ऊपर एक शब्द एक प्रकट हुआ और निंगयंग के सिर के ऊपर स्वाभाविक रूप से एक शब्द 2 प्रकट हुआ। डिंग डोंग, आदेश तय हो गया है, टेलीपोर्ट करना शुरू करो। फैंग चेन को तुरंत दूर भेज दिया गया। टेलीपोर्टेशन के दौरान उन्होंने अपने चारों ओर टेलीपोर्टेशन प्रकाश प्रवाह को देखा और पाया कि प्रकाश प्रवाह में वास्तव में छोटी दरारें थीं, लेकिन खतरे की मात्रा लगभग नगण्य थी। यदि इसे सैकड़ों गुना बढ़ा दिया जाए तो भी यह जियानिटियन क्षेत्र के साधक को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये वास्तव में एक खेल है। यदि 10वां व्यक्ति भी यहाँ टेलीपोर्ट कर दे तो भी कोई खतरा नहीं होगा। फैंग चेन जल्द ही टेलीपोर्टेशन के अंत तक पहुंच गया और सुरक्षित रूप से उतर गया। उसने जल्दी से आसपास के लोगों को सचेत किया। यह एक बहुत बड़ा चौराहा था। चौक के मध्य में एक पत्थर की सीढ़ी थी जो एक विशाल अदृश्य मंच तक जाती थी। इस समय चौक पर पहले से ही काफी लोग थे, मोटे तौर पर लगभग 1000 लोग, और लोगों को लगातार टेलीपोर्ट किया जा रहा था। उसने चारों ओर देखा और कई परिचित चेहरे देखे। उनमें से टियानेयू दिव्य संप्रदाय सबसे आकर्षक था, जिसमें लिन जुयान सहित 300 या 400 लोग शामिल थे। लिन जुयान ने भी जब फैंग चेन की ओर देखा तो उसने उसे नमस्ते कहना चाहा, लेकिन अंततः उसने ऐसा नहीं किया। अब फैंग चेन की पहचान बहुत संवेदनशील है और उसके कई दुश्मन हैं। इसके अलावा गुफा की धन्य भूमि उसके लिए खोल दी गई थी। एक बार जब उसकी पहचान उजागर हो जाएगी तो निश्चित रूप से सभी उस पर हमला करेंगे। फैंग चेन को यह देखकर राहत मिली कि लिन जुयान ने उसे फोन नहीं किया। वह अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता था। उसने इधर उधर देखना जारी रखा और एक और परिचित चेहरा मेन फैंग चेन को देखा। इस समय वो पत्थर की सीढ़ियों के पास गर्व से खड़ा था और उसके बगल में वे लोग थे जिन्हें पहली मंजिल पर फैंग चेन ने सबक सिखाया था। जहां तक झाओ शिमाई द्वारा गोली मारे गए व्यक्ति का सवाल है, वह दिखाई नहीं दिया। ऐसा लगता है कि वह बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया था या उसका ताओवाद का दिल टूट गया था और वह आगे नहीं बढ़ सका। अग्रणी युवक इधर उधर देख रहा था। जब उसने फैंग चेन को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने मेन फैंग चेन से कहा, भाई मेन। ये वही था जिसने हमारा अवसर छीन लिया। उसने भाई मेंग और मेंग परिवार का भी अपमान किया। ओह! मेंग फैंग चेन ने ठंडी और अभिमानी आंखों से फैंग चेन को देखा। फैंग चेन ने स्वाभाविक रूप से देखा कि दूसरा पक्ष उसकी ओर देख रहा था और उसने उसकी ओर उदासीनता से देखा। मेंग फैंग चेन की आंखों से बहुत असंतुष्ट था। निम्न वर्ग के एक अधम व्यक्ति ने उसकी ओर देखने का साहस किया, जो वास्तव में मृत्यु को आमंत्रित करने के समान था। तुम घुटने टेककर यहाँ आओ, उसने आदेश दिया। इस दृश्य ने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उच्च डोमेन के व्यक्ति के रूप में मेन फैंग चेन के पास न केवल एक मजबूत पृष्ठभूमि है, बल्कि मजबूत ताकत भी है। ये कहा जा सकता है कि वह जन्मजात स्तर से नीचे अजेय है
और कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता है। उसके सामने खड़ा ये साधारण सा दिखने वाला लड़का वास्तव में उसे उकसाने का साहस कर रहा था, जो वास्तव में मौत को आमंत्रित करने जैसा था। ये वही है। दिव्य पूर्व क्षेत्र के भिक्षु जो हॉल के सामने खड़े थे, उन्होंने भी फॉन्ग चेन को तुरंत पहचान लिया। वे हमेशा इस अवसर के छिन जाने के प्रति द्वेष रखते थे। फैंग चेन को मेंग फैंग चेन द्वारा निशाना बनते देख वे सभी उसकी बदकिस्मती पर खुश हुए। वह इसी लायक है। उसने वास्तव में ऊपरी क्षेत्र के लोगों को अपमानित करने का साहस किया। हाँ, तो क्या हुआ अगर उसने अवसर ले लिया? उसे तो वापस देना ही होगा। क्या तुम पहले भी हमारे प्रति अहंकारी नहीं रहे? क्या अब तुम अहंकारी नहीं हो? वे चाहते थे कि मेंग फैंग चेन को मार डाले। उनके लिए ऊपरी क्षेत्र के लोगों द्वारा अपमानित होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनके लिए यह बहुत शर्म की बात थी कि उनका अवसर फॉन्ग चेन द्वारा छीन लिया गया, जो उसी क्षेत्र से था। फैंग चेन ने चारों ओर से आ रहे अलग अलग नजरों को नजरअंदाज करना चुना। उसने मेंग फैंग चेन की ओर देखा और हल्के से कहा, मुझसे मिलना चाहते हो? इधर आओ। जैसे ही ये शब्द निकले, सारा स्थान शांत हो गया। सभी ने फैंग चेन को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। उसने ऊपरी क्षेत्र के लोगों से इस तरह बात करने की हिम्मत की। क्या उसे लगता था कि जीवन बहुत आसान है? मेंग फैंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ लीं और एक ठंडी अनुभूति हुई। एक निम्न लोक का व्यक्ति उसकी सत्ता को चुनौती देने का साहस करता है। वह वास्तव में मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है।